हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएफ के दो बड़े मस्त अपडेट बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड, इस दो अपडेट के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक नई प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। चलिए फ्रेंड, मैं आपको प्रेस रिलीज ओपन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए, प्रेस रिलीज हमारे सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय नियासी बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की। फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जितने भी पीएफ मेंबर हैं उन सभी के लिए यहाँ पर जो 2024-25 का इंटरेस्ट है उसको लेकर इस मीटिंग में सिफारिश की गई है। फ्रेंड उसके बाद नीचे ये प्रेस रिलीज ज़्यादा लंबी नहीं है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, ईडीएलआई योजना में प्रमुख संशोधनों को अनुमति। इससे सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता मिलेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बोर्ड की उपाध्यक्ष तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा कंदरालाजे, सह उपाध्यक्ष तथा सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सुमित्रा डावरा और सदस्य सचिव केंद्रीय पीएफ आयुक्त श्री रमेश कृष्णा मूर्ति भी उपस्थित रहे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीबीटी ने सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित करने के बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ कई अन्य निश्चित आय साधनों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक और स्थिर लाभ प्रदान करता है, जिससे बचत में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित होती है। ईपीएफ जमा राशि पर अर्जित ब्याज कर मुक्त एक निर्दिष्ट सीमा तक है, जो इसे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक अत्यधिक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। यह ईपीएफओ के निवेशों की जमा धन साख और अपने सदस्यों को प्रतिस्थापित लाभ देने की इसकी क्षमता में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए सीबीटी ने बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए। बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों में सम्मिलित है। फ्रेंड उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ईडीएलआई योजना में हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है। ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों में वृद्धि। कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा ईडीएलआई योजना के बीमाकिंग मूल्य के बाद बोर्ड ने सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए योजना में प्रमुख संसाधनों को अनुमति दी। इससे इस श्रेणी के तहत प्रमुख शिकायतों का समाधान होगा और लाभ दावेदारों के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर नीचे 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं वही मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। ईपीएफ सदस्य की मृत्यु 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होने पर न्यूनतम 50,000 रुपये का जीवन बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब फ्रेंड, अगर कोई पीएफ मेंबर है, अगर उसकी 1 साल की सेवा पूरी नहीं होती है और उस 1 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। इस संशोधन से हर साल सेवा के दौरान होने वाली 5,000 से अधिक मृत्यु के मामलों में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक सदस्यों के लिए लाभ। पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था, क्योंकि इन्हें सेवा से बाहर मृत्यु माना जाता था। अब यदि किसी सदस्य का अपने अंतिम मतदान प्राप्त करने के लिए 6 महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई लाभ स्वीकार्य होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया ना गया हो। इस संशोधन से अनुमान है कि हर वर्ष ऐसी मृत्यु के 14,000 से अधिक मामलों में लाभ मिलेगा। सेवा निरंतरता पर विचार। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे साप्ताहिक या छुट्टियां का अंत होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। नए संशोधन के तहत रोजगार के 2 दौरों के बीच 2 महीने तक के अंतराल और अब निरंतर सेवा माना जाएगा। इससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगी। इस परिवर्तन से हर साल सेवा मृत्यु के बाद 1,000 से अधिक मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद है।
इन संशोधनों के परिणामस्वरूप हर साल सेवा के दौरान मृत्यु के 20,000 से अधिक मामलों में ईडीएलआई के तहत अधिक लाभ मिलने का अनुमान है। इन सुधारों का उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों के परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ावा, बेहतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और संकटग्रस्त परिवारों की कठिनाइयों को कम करना है। उच्चतम न्यायालय के पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पर पेंशन पीओएचडब्ल्यू निर्णय पर जानकारी। पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पर पेंशन पीओएचडब्ल्यू से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/11/22 के निर्णय के लिए ईपीएफओ धारा सदस्य पेंशन भोगियों नियोक्ता की सुविधा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। केंद्रीय न्यासी बोर्ड को जानकारी दी गई। ईपीएफओ एक मिशन मोड पर काम कर रहा है और 72% आवेदनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस में प्रदर्शन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने जनवरी 2025 में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों आरओ में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस प्रणाली के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पेंशन भुगतान स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में बनाए गए एक केंद्रीकृत पेंशन संवितरण खाते सीपीडीए के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। इससे पेंशन भोगियों की शिकायत में काफ़ी कमी आएगी, जिन्हें पहले अपने मामले के विवरण को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती थी। जनवरी 2025 के दौरान सीपीपीएस के माध्यम से 69.35 लाख पेंशन भोगियों को 1,710 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। नुकसान और तर्कसंगत बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना। मुकदमेबाजी के प्रमुख कारणों में से एक पीएफ बकाया के विलंबित प्रेषण के लिए हर्जाना लगाने के मामले हैं। 14/6/2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हर्जाना लगाने की दर को युक्तिसंगत बनाकर देरी के लिए 1% प्रतिमाह कर दिया गया है। यह अधिसूचना की तिथि यानी जून 2025 के बाद की चूक के लिए प्रभावी है। इस अवधि से पहले हुई चूक के संबंध में लागू हर्जाने की दर 2 महीने की देरी के लिए 5% से लेकर 6 महीने से अधिक की देरी के लिए 25% तक है। इस स्थिति को कम और मुकदमेबाजी कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक वैधानिक प्रणाली शुरू करने पर चर्चा की गई, जिसमें देरी के लिए 1 प्रतिमाह दर से हर्जाना जमा करने पर मामलों में स्वयं कमी आएगी। ईपीएफओ के वार्षिक बजट को अनुमति। बोर्ड ने ईपीएफओ और इसके द्वारा प्रशासित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को भी अनुमति प्रदान की है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीवीसी की इस बैठक में नियोक्ता धारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार एवं ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। तो फ्रेंड, आपने देख ली होगी ये प्रेस रिलीज। अब इसमें आपको पता लग गया होगा कि हमें क्या क्या ईडीएलआई से बेनिफिट मिलने वाले हैं और इस सीवीटी की मीटिंग में 2024-25 के इंटरेस्ट को लेकर भी सिफारिश की गई है। तो फ्रेंड, जल्द से जल्द अब हमारे पीएफ खाते में भी जो हमारा ब्याज का पैसा है 2024-25 का, वो भी ट्रांसफ़र होने लगेगा। इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब सीवीटी की मीटिंग में सिफारिश की गई है कि जल्द से जल्द जितने भी सारे पीएफ मेंबर हैं उनके खाते में 2024-25 का जो ब्याज का पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए थी।